नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर जिक्र कर रहे थे जेट 10th बोर्ड के लिए, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग उसका सेट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग को पता है कि सेक्शन ए जो है उसमें कितना क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा और सारा क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। तो हम लोग यहाँ से आसानी से 30 मार्क्स उठा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको याद होगा पहला सेट जो था उसमें भी दिया हुआ था भाज्य गुणनखंड निकालना, उसमें 120 का पूछा हुआ था, यहाँ पे 140 का पूछा जा रहा है। तो 140 का भाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड, पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हम लोग के पास 35, फिर यहाँ पे ये किस टेबल से कैंसिल आउट होगा 5 से, तो 5 से लगाएंगे तो कितना बार में 7 बार में। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो 2 कितने टाइम्स आया 2 बार, 5 कितने बार 1 बार और 7 कितने बार 1 बार, मतलब 2 की स्क्वायर 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो यदि हम लोग देखें तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2 की पावर 2 5 इंटू 7। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 27 जा 140। तो यहाँ पे हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ दिया गया है, जिसमें पूछा गया बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि शून्यकों की संख्या निकालते हैं हम लोग कैसे, कोई भी ग्राफ जो इसका दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस को वो कितने बार कट करता है वही उसका शून्यकों की संख्या होता है। मतलब ये बताना चाहता है कि वो जो ग्राफ है वो कब जीरो हो रहा है, मतलब कब शून्यक हो रहा है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें जो ग्राफ दिया गया उसमें 1 बार और 2 बार यहाँ पे इस ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। वाई एक्सिस को हम लोग नहीं ऐड करेंगे, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस पे कट जरूर कर रहा है, वहाँ पे फंक्शन जो ग्राफ दिया हुआ है पी ऑफ एक्स जो बहुपद दिया हुआ है वो कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कितना बार कट करते हुए दिखा है, एक्स अक्ष को 2 बार, तो इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे पूछा गया बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हैं। तो एक बहुपद दिया गया उसका शून्यक पूछा गया, तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बहुपद दिया गया है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। यदि आप सेट 1 बनाए होंगे तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यदि हम लोग लगाएं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला हम लोग के पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0। अब यहाँ से यदि हम एक्स प्लस रूट 3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो एक्स आएगा माइनस रूट 3 और एक्स को यदि हम एक्स माइनस रूट 3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो एक्स आएगा हम लोग के पास रूट 3। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा रूट 3 और माइनस रूट 3, तो जो हम लोग का सी ऑप्शन में दिया गया है। या फिर हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर बराबर 3 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर इधर दिया हुआ है उधर जाएगा, बराबर के इधर हम लोग लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ आएगा स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस रूट 3 बोल सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हम लोग के पास कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, वैसा समीकरण जिसमें एक्स का पावर या फिर कोई भी जो चर राशि दिया हुआ है, मतलब जो वेरिएबल है उसका पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है, तो यहाँ से आएगा हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab जब करेंगे तो ab तो 2x हो गया और 2 पहले से है तो 4x हो जाएगा, प्लस 4b स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ध्यान से दीजिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, जो कम होगा वो क्या होगा, या अधिक होगा तो वो x में होगा, तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, मतलब ए ऑप्शन तो होगा ही होगा। तो ए ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो एक बार पहला ऑप्शन हो गया तो सी तो हो नहीं, मतलब देखिए यहाँ सी नहीं होगा, यहाँ पर डी होगा, तो डी तो हो नहीं सकता है। वैसे फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, इससे क्या होगा कि हम लोग को सारा ऑप्शन प्रैक्टिस करने का आदत होगा। मान लीजिए अगला ऑप्शन में ये दिया हुआ रहा तो यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो पहले होगा एक्स स्क्वायर प्लस फिर एक्स का 1 के साथ होगा तो होगा प्लस एक्स प्लस 8। सेम उसी तरह यदि हम इसको देखें तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स का इसके साथ तो माइनस 2x, या फिर a प्लस बी ए माइनस बी आप देख सकते हैं, तो डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
तो -4 हो गया, तो ये 2x और -2x कट जाएगा। अब देखिए x² यहाँ पे है और यहाँ पे भी x² है, तो ये x² कट जाएगा, तो x का पावर कभी भी 2 नहीं हो पाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे देखिए ये और ये मल्टीप्लाई होगा x² बनेगा, और ये मल्टीप्लाई होगा x² बनेगा, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हम लोग के पास, ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण दिया गया है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, आपको याद होगा जो द्विघात समीकरण है उसका दो जो रूट होता है, मतलब जो दो मूल होता है उसको हम लोग बोलते हैं -b ± रूट के अंदर b² - 4ac / 2a। अब आप ही समझिए, वास्तविक होना चाहिए उस मूल को और अलग अलग भी होना चाहिए। इसका मतलब ये जो रूट वाला जो वैल्यू है उसको क्या होना चाहिए, रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी तो दो अलग अलग होगा। हम लोग पिछले के सेट में डिस्कस किए थे, मतलब यदि b² - 4ac, यहाँ से 3 केस बनेगा, ग्रेटर देन 0, b² - 4ac बराबर 0 और b² - 4ac लेस देन 0। तो देखिए ग्रेटर देन 0 में दो मूल आएगा, वास्तविक मूल आएगा, वो भी अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। यदि बराबर 0 आ गया तो वास्तविक मूल तो आएगा लेकिन समान मूल आएगा, क्या आएगा, समान हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। और यदि लेस देन 0 हुआ हमारा, तो लेस देन 0 हुआ तो मूल कैसे आएंगे, काल्पनिक आएंगे। कैसे आएंगे, काल्पनिक आएंगे, दो भिन्न काल्पनिक मूल आएंगे। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं क्या होगा। ठीक है, तो भिन्न वास्तविक मूल पूछा गया था यहाँ पे, इसमें काल्पनिक मूल आएंगे, ध्यान में रखना है हम लोग को, b² - 4ac लेस देन 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, d बोल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन में d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 और d बराबर 0 यदि दे देता है तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। ठीक है, d को हम लोग b² - 4ac बोलते हैं। d को क्या बोलते हैं हम लोग, b² - 4ac। d जो है वो है विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, समानांतर श्रेणी पहले से दे दिया। श्रेणी जो है वो कैसा है, समानांतर श्रेणी है, उस 4 है, 10 है, 16, 22 खाली स्थान का सारवंतर है। मतलब इसका इस तरह करके सोन चलना है कि खाली स्थान नहीं है, सोन जा रहा है, हम मिस्टेक से खाली स्थान बोल दिए इसको, एंड सोन जा रहा है, ये उसका सारवंतर पूछा जा रहा है। तो सारवंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर थर्ड में से सेकेंड को कर देते हैं, या फिर 4 में से थर्ड को कर देते हैं। अब किसी को भी कर लीजिए, तो आपके पास जो d होगा वो a2 - a1 यदि हम लोग लिखते हैं तो a2 हमारे पास है 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन है, बॉम्बे 6 नंबर। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो देखिए क्या दिया गया है, बोला गया है अधि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 10 हो, a कितना हो, 10 हो, और क्या दिया गया है, d बराबर 10 हो, तो तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, आपके पास फॉर्मूला था nth टर्म के लिए a + n - 1 × d, a + n - 1 × d, ये हम लोग के पास फार्मूला था nth टर्म निकालने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा टर्म बोला है, तीसरा पद बोला है, तीसरा पद निकालने के लिए। तो ये nवां पद निकालने का था, तो n के जगह हम 3 पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा a3 बराबर a + 2d, कितना आ जाएगा, a + 2d। अब a का वैल्यू कितना दिया गया है, 10, प्लस 2 × d का वैल्यू कितना दिया गया है, वो भी दिया गया है 10। तो देखिए d के जगह हम लोग पुट किए 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 20 और 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30, तो मतलब 30 हो जाएगा इसका आंसर, सी। इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हम लोग के पास, tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री का मान है। तो ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट वाला है, संपूरक वाला है। ठीक है, संपूरक का है। यहाँ पे यदि देखें तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, cot थीटा, या फिर cot 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा। अब दोनों में से देखिए, दोनों को आप चेंज नहीं कर सकते, कीजिए, दोनों को चेंज करने से क्या होगा कि आपका फिर से चेंज हो जाएगा, फिर कैंसिल आउट नहीं होगा। आप किसी एक को फिक्स रखिए और दूसरा को चेंज कर दीजिए। तो हम मान लीजिए ऊपर वाला को सेम उसी तरह रख दिए, तो ऊपर वाला सेम उसी तरह रहा, तो tan 26 डिग्री हुआ। नीचे जो लिखा हुआ है इसको हम लिखने का तरीका चेंज किए,
कॉट 64 लिखा हुआ था, तो 64 को हम लिखने का तरीका क्या लिखें, 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। अब सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना आएगा, 64 ही आएगा। तो अब हम लोग यहाँ से क्या समझे कि इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1026 डिग्री ऊपर में है और नीचे में कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। आप इसको देखिए, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 10 थीटा लिखते हैं। तो 10 थीटा मतलब 1026 डिग्री। अब देखिए ऊपर भी 1026, नीचे भी 1026, कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला सेक 90 डिग्री माइनस 1 किसके बराबर होता है, सेक 90 डिग्री माइनस 1 किसके बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, देखिए दो तो यहाँ पे हम बता चुके हैं और इसके साथ और बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो होगा कॉस थीटा के बराबर, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो होगा साइन थीटा के बराबर, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो होगा कॉसेक थीटा के बराबर, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो होगा सेक थीटा के बराबर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सेक 90 डिग्री माइनस है, थीटा की जगह ए है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। अगला पूछा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। तो देखिए ये आइडेंटिटी दिया गया है, तो आइडेंटिटी 3 होता है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये भी होता है 1। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूछा गया है, तो वो कितना हो जाएगा, 1। ध्यान रखिएगा आपको एक्स्ट्रा ये दोनों पूछेगा तो ये दोनों भी याद रखिएगा, इस दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, मूल बिंदु का निर्देशांक है। मूल बिंदु मतलब किसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। तो ध्यान रखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मीट करता है उसका जो, यदि हम लोग कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं निर्देशांक, तो क्या होता है, 0,0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0,0। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बिंदु -3,4 और 7,8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। एक बिंदु दिया गया हम लोग के पास और एक दूसरा बिंदु दिया गया है, एक है -3,4 और दूसरा है 7,8। इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग के पास क्या था कि मान लेते हैं एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 और दूसरा पॉइंट दिया गया x2, y2, a और b। तो इसका जो मध्य बिंदु होता था जिसको हम लोग मिड पॉइंट बोलते थे, उसको निकालने का क्या होता था फॉर्मूला, मान लेते हैं मिड पॉइंट जो है वो c है। तो क्या होगा, a प्लस b/2 मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे ऐड कीजिए, देखिए x1 प्लस x2 तो -3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो -3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा क्या होगा 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 7 - 3 4/2 2 आ जाएगा और कॉमा 6, तो 2,6 इसमें है डी ऑप्शन में, तो 2,6 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। एक दिया गया ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF इस प्रकार हैं कि AB/DE। अब हम लोग इसको देखिए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज दिया गया हमारे पास और एक दूसरा त्रिभुज दिया गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ABC। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा AB/DE बोल रहा है, तो यदि इसको हम A और इसको B ले रहे हैं तो इसका मतलब ये D है और ये E है। AB/DE बराबर BC/EF, BC ये यदि है तो हम लोग का EF ये होगा इज इक्वल्स टू AC/DF। देख लीजिए, तो ये दो दिया हुआ है, इसका रेशियो जो है वो बराबर दिया गया है यहाँ पे, AB/DE AC/DF और BC/EF, इसका रेशियो बराबर दिया गया है। तो देखिए यदि रेशियो बराबर दिया गया है तो हम S से बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे, समरूप है, समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEP कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। अब यदि समरूप त्रिभुज है तो उनका एंगल बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए एंगल A कितना दिया हुआ 40, एंगल B कितना दिया हुआ 80। अब सोचिए एंगल C कितना होगा, तो एंगल C सोचने से अच्छा देखिए एंगल C जितना होगा उतना ही एंगल F होगा, क्योंकि एंगल A और एंगल D क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से
एंगल ए एंगल डी बराबर होंगे, एंगल बी और एंगल ई बराबर होंगे, और एंगल सी और एंगल एफ बराबर होंगे। अब हम लोग क्या जानते हैं कि किसी एक त्रिभुज में 3 एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। किसी एक त्रिभुज में तीनों जो कोण है उनका सम कितना होता है, मतलब तीनों कोण को जोड़ने पे कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो एक दिया हुआ है आपके पास 40 डिग्री और एक दिया हुआ है आपके पास 80 डिग्री। तो आप सोचिए ये कितना होगा, तो 8 और 4 कितना हो गया 12, 120 डिग्री, मतलब सी को कितना होना पड़ेगा 60 डिग्री। अब यदि सी 60 हो गया मतलब एफ भी 60 डिग्री होगा, तो एफ कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हम लोग के पास, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं ए बी सी, और समकोण जो है वो बी पे है, तो बी पे समकोण बना दिया हमने। समद्विबाहु बोला है मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, तो जिसकी दो भुजा मतलब ये और ये भुजा बराबर है। यदि BC जो है वो 4 सेंटीमीटर है, BC यदि 4 सेंटीमीटर है तो AC का मान होगा। तो देखिए BC यदि 4 है तो AB भी 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस पर में। तो AC स्क्वायर AB स्क्वायर कितना है, AB कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। तो AC स्क्वायर 32 आया, तो AC कितना हो जाएगा रूट में 32, माइनस वाला लेंगे नहीं क्योंकि लेंथ है तो माइनस में होगा नहीं। अब रूट 32 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 16। अब 16 जो है वो बाहर आएगा स्क्वायर रूट करके तो आएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4√2, तो 4√2 4√2 सेंटीमीटर हो जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किया समझ में आया, समद्विबाहु समकोण बोला था तो समकोण त्रिभुज हो गया बी पे। समद्विबाहु मतलब जिसका दो भुजा बराबर हो, एक 4 दिया हुआ तो दूसरा भी 4 होगा, फिर तीसरा निकालने बोल रहा था वो कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त हम बनाते हैं, इसकी सबसे बड़ी जीवा कौन होगी, सबसे बड़ी जीवा देखिए इस तरह करके यदि हम लोग ड्रॉ करते जाते हैं तो सबसे बड़ा जो जीवा होगा वो ये ही होगा। तो ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक हम लोग के पास, ये ध्यान में रखना है, ये जो बाहर बना हुआ है वो इसमें काउंटेड नहीं है। देखिए इस तरह से, तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ा जीवा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो कहलाता है हमारा व्यास। क्या कहलाएगा, व्यास। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि होगी। देखिए वृत्त का व्यास दिया हुआ है मतलब d दिया हुआ है, d मतलब 2r दिया हुआ है, अर्धव्यास का 2 गुना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है परिधि, तो परिधि कितना होता है 2πr, परिधि कितना होता है 2πr। पाई का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं 22/7। अब ध्यान दीजिए पाई के जगह रख दिए हम लोग, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग पाई इंटू 2r क्योंकि 2πr ही होगा। अब पाई के जगह रख दिए 22/7 गुना 2r के जगह डायरेक्ट रख दिए कितना 14, तो 7 का टेबल से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बार में, तो 22 गुना 2 कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर हम लोग का। या फिर आप क्या कर सकते थे, पहले निकालते r, व्यास से अर्धव्यास निकालते, तो व्यास से अर्धव्यास निकालते तो r बराबर आता 14/2 मतलब होता 7 सेंटीमीटर। उसके बाद 2πr निकालते तो 2 इंटू 22/7 इंटू r के जगह 7 रखना पड़ता, तो वैसे भी हम लोग के पास 44 सेंटीमीटर आता। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। एक अर्धवृत्त दिया गया है, तो देखिए अर्धवृत्त को समझने की कोशिश कीजिए। अर्धवृत्त किसको बोलते हैं, सर्कल को आधा कर देते हैं हम लोग तो क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या कितना दिया गया है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर। तो आपको याद होगा अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल के आधा होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का आधा यदि होता है तो πr² बाई कितना हो जाएगा 2, तो πr²/2। अब वैल्यू रख दीजिए, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू r², तो r² मतलब r को 2 बार लिखेंगे हम लोग इंटू 2, तो देखिए ये और ये कैंसिल आउट,
2 का टेबल से 11 बार में कैंसिल आउट, तो 11 7 जा कितना हो जाएगा 77, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया सेमी सर्कल का। कितना हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, ये पूरा वृत्त है। अब इसका 2 भाग में बांट दिया गया है, एक लघु वृत्त खंड और एक दीर्घ वृत्त खंड। तो आप ध्यान दीजिए टोटल जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और एक छोटा सा जो लघु वृत्त खंड है उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है ये वाला पार्ट दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कुल वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले टोटल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वो कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो पाई कितना है 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 7 × 7 माइनस 14। तो इसको हम लोग यदि देखते हैं तो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 22 सतह कितना होता है 154, तो 154 माइनस 14 कितना हो जाएगा 140, तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हम लोग के पास। कितना हो गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 140 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में दिया हुआ ए नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हम लोग के पास, 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 का बहुलक है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए हम लोग देखिए ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन का दिया गया, तो बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बहुलक कैसे निकालते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है मतलब दोहराया जाता है, बार बार आता है, उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो अब ध्यान दीजिए 7 इसमें कितना बार आया, 1 बार 2 बार। 8 इसमें यदि हम लोग देखें तो कितना बार आया, 1 बार 2 बार। 9 यदि हम लोग देखें तो कितना बार आया, 1 2 3, 9 आया 3 बार। अब बात करें तो 3 5 4 सब एक एक बार है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया 9 आया, मतलब 9 आया। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका बहुलक कितना हो जाएगा 9। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता है। तो देखिए एक पासा यदि हम लोग फेंकते हैं तो हम लोग के पास क्या क्या आ सकता है, पासा फेंकें, पासा मतलब लूडो का जो गोटी होता है मतलब उसको फेंकना है, तो क्या क्या आ सकता है हम लोग के पास, देखिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। हमको किसका प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता निकालना है 5 आने का, 5 पाने का, 5 पाने का। तो अब ध्यान दीजिए प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं कि टोटल कितना क्या क्या आ सकता है। तो टोटल हम लोग देखें तो टोटल कितना चीज़ आ सकता है हम लोग के पास, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 चीज़ है। और 5 कितना बार आ सकता है, 5 सिर्फ 1 बार आ सकता है। तो 5 आने का प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/6। तो एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ये था हम लोग का MCQ क्वेश्चन जो जिसमें ऑप्शन दिया गया था A B C D, इस चारों में से ही कोई एक सही था। अब हम लोग देखेंगे, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, खाली स्थान को भरेंगे। क्या भरेंगे, खाली स्थान को, जो एक नंबर का होगा। कोष्टकों में दिए गए शब्दों अथवा अंकों में से सही शब्द अथवा अंकों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। 2 है उसमें से एक सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला क्या बोला है, 6/15 का दशमलव प्रसार खाली स्थान है, शांत और अशांत आवृत्ति। शांत मतलब टर्मिनेटिंग और अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब अशांत मतलब समझिए कि उसको यदि हम भागा लगाते हैं, 15 से 6 में भागा लगाते हैं तो वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसके बाद भागा नहीं जाएगा। अशांत मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगा, रिपीट होने लगेगा, मतलब आने लगेगा। तो देखिए इसका हम लोग देखने का एक तरीका है, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 6/15, ये है हमारा अंश और ये है हमारा हर। तो शांत और अशांत पता करने का एक सिंपल तरीका है कि यदि हर में 2 का पावर m और 5 का पावर n यदि रहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये शांत होगा।
यदि ना रहे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। तो देखिए 6/15 लिखा हुआ है, तो 15 नीचे जो लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × 5, 3 × 5 लिखेंगे। अब आप ही सोचिए 3 × 5 यदि हम लिख रहे हैं तो इसमें 2 तो कभी आएगा नहीं, मतलब देखिए 2 आएगा नहीं, इसका कहने का मतलब यदि हम मन करें तो 2 की पावर इस तरह लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 2 की पावर 0। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि सिर्फ यही दोनों रहना चाहिए, हर में सिर्फ 2 का पावर रहना चाहिए और 5 का ही पावर रहना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं रहना चाहिए। यदि इसके अलावा और कुछ रहता है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए इसके अलावा यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यही यदि यहाँ पे 6/5 रहता तो आप इसको क्या बोलते, शांत बोलते। इसको क्या बोलते, शांत बोलते। कैसे शांत बोलते, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6/5 लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते थे 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0। तो देखिए ये हो गया ना, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में। तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 है तो ये हो जाता शांत। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 और 5 के अलावा क्या है, 3 है, जो नहीं रहना चाहिए था मेरा, जो क्या है, नहीं रहना चाहिए था, तो अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, x और y चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण का रूप है। तो x और y 2 चर दिए गए हैं और रैखिक समीकरण मतलब जिसका पावर 1 होता है तो वो क्या होता है, ax + by + c = 0। देखो उसमें माइनस लिखने का इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि a b c जो है वो यहाँ पे क्या होता है, स्थिरांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग यदि माइनस होगा तो अपने अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ax + by + c = 0। अगला क्वेश्चन है b² - 4ac को द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं। तो देखिए मूल तो नहीं कहते हैं क्योंकि मूल जो होता है वो हम लोग का होता है x = -b ± रूट में b² - 4ac / 2a, इसको बोलते हैं हम लोग मूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, b² - 4ac को। ध्यान कीजिए आपको पहला क्वेश्चन में बताया था d जो है वो होता है b² - 4ac। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविधकर। क्या बोलते हैं, विविधकर। अगला बोला जा रहा है साइन ए का व्युत्क्रम है, साइन ए का उल्टा। तो साइन ए यदि लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/sin a व्युत्क्रम, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉसेक ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉसेक ए। देखिए कॉस ए दिया हुआ, कॉस ए किसका उल्टा होता है, 1/sec a यदि लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग उसको लिख सकते हैं कॉस ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया बिंदु 2,5 की x अक्ष से दूरी है। अब देखिए बिंदु 2,5 है तो यहाँ पे समझिए x एक्सिस है हम लोग के पास और इधर है हम लोग का y एक्सिस। बिंदु यहाँ कहीं होगा 2,5। तो देखिए 2,5 कहने का मतलब क्या है, x अक्ष में कितना है 2 और y अक्ष में कितना है, ये है 5, तभी तो वहाँ पहुँचेंगे हम लोग 2,5 के बाद। x पहले लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो x में है 2 y में है 5। अब बोला जा रहा है बिंदु 2,5 की x अक्ष से दूरी। x अक्ष कौन सा है, ये। तो x अक्ष से यदि हम दूरी की बात करें तो यही ना होगा, तो यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन भी दिया है ऐसा कि 7 दिया गया है, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी कितना हो गया, 5। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन दिया है समरूप और सर्वांग-सम। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्ग के बारे में। तो समरूप के लिए हम लोग समझे थे कि उसका क्या होना चाहिए, शेप और साइज सेम होना चाहिए। तो देखिए दूसरा 2 हम वर्ग ले रहे हैं, एक में सब 1-1 यूनिट का है और दूसरा जो वर्ग है वो 2-2 यूनिट का है। आपको पता है वर्ग है तो एंगल क्या होगा, सब 90 डिग्री होगा। तो इसमें भी सब कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए इसका रेशियो यदि हम ले तो यहाँ पे A B C D लिख देते हैं। देखिए ऑर्डर में लिखते हैं तो A B C D, इसको लिख देते हैं P Q R S। अब देखिए इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो कितना आएगा, 1/2। इसका और इसका रेशियो कितना आएगा, 1/2। सेम उसी तरह इसका और इसका रेशियो कितना आएगा, 1/2 और इसका और इसका रेशियो कितना आएगा, 1/2। तो देखिए भुजा का जो अनुपात है वो हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है और सारा एंगल जो है वो क्या है, बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सभी वर्ग जो है, अब किसी भी वर्ग को ले लीजिए, आपका जो भुजा का अनुपात है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो वैसा वर्ग क्या होगा, समरूप होगा।
कैसा होगा? समरूप होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समरूप। सर्वांगसम क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए वो जो हम लोग भुजा का लंबाई ले रहे हैं वो भी सेम होना चाहिए, और यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया सभी वर्ग ऑल स्क्वायर्स, तो हम हमेशा भुजा का लंबाई तो बराबर नहीं ले सकते हैं, तो सर्वांगसम नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया एक वृत्त की खाली स्थान स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आप समझिएगा एक वृत्त है हम लोग के पास, तो एक सिंपल चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कितना स्पर्श रेखा हो सकता है। आप इस बिंदु से यहाँ पे खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा क्या होता है? सर इसको वृत्त को टच करते हुए सिर्फ निकल जाए, तो इस तरह कितना रेखा हो सकता है? आप सोचिए कितना आप बना सकते हैं जो सिर्फ टच करते हुए निकल जाए? बहुत सारा बन सकता है। तो इस केस में कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एक यदि वृत्त दिया गया है तो वृत्त के अंदर से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हम लोग, क्योंकि यदि खींचेंगे तो वो क्या बन जाएगा? जीवा बन जाएगा। तो वृत्त के अंदर वाला पॉइंट से एक भी स्पर्श रेखा हम लोग नहीं खींच सकते हैं। यदि वृत्त पे एक बिंदु दिया गया है तो इस बिंदु से हम लोग सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। सिर्फ कितना स्पर्श रेखा? एक। और यदि बिंदु वृत्त के बाहर कहीं है तो इस बिंदु से हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा? सिर्फ बोला एक वृत्त पर एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो कितनी होगी? अनंत होगी। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना बार आ चुका है, तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यदि 3, 4, 5, 17 x का माध्य 6 हो तो x क्या होगा? तो देखिए माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबको क्या करेंगे, जो अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और उसको किससे डिवाइड करेंगे? जितना नंबर है। तो कितना नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर हो गया। और इसको किसके बराबर करेंगे? 6 के बराबर करेंगे, क्योंकि ये माध्य निकालने का तरीका है कि सबसे पहले से जोड़ लो डिवाइडेड बाय जितना दिया गया है, और वो हमारे पास 6 दिया गया है, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो कितना आ जाएगा? 3 और 4 7, 7, 5 12, 12 और 17 कितना हो जाएगा हमारे पास? 12 और 17 हो जाएगा हम लोग के पास 29। तो हम लोग के पास हो जाएगा 29 प्लस x। अब देखिए ये बराबर 6 लिखा हुआ है, तो 6 और 5 क्या हो जाएंगे? 5 इधर भागा में है तो बराबर को जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 6 गुना 5 हो जाएगा 30। तो x जो है हमारा वो हो जाएगा 30 माइनस 29। तो 30 माइनस 29 कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे 1 रख के देख लीजिए, आपके पास टोटल जोड़ने पे 30 आएगा, 30/5 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले सबको ऐड करेंगे और जितना नंबर होगा उससे डिवाइड करेंगे, वो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो माध्य यहाँ पे 6 दिया होता तो 6 के बराबर कर दिया तो x निकल गया। अब अगला क्वेश्चन है, यदि ई एक निश्चित घटना हो तो इसकी प्रायिकता, ई एक निश्चित घटना दिया है, निश्चित मतलब वो जरूर है, अवश्यंभावी है, मतलब अवश्य होगा वो घटना, तो वो घटना अवश्य होगा, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए आपको प्रायिकता के बारे में पता होगा कि प्रायिकता जो है वो अधिक से अधिक 1 हो सकती है और कम से कम 0 हो सकती है। 0 कब होती है? जब वो इम्पॉसिबल हो, मतलब असंभव घटना हो, असंभव नहीं हो सकता है। और जो हो सकता है तो कन्फर्म है कि होगा, तो उसका निश्चित घटना है, तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ से ध्यान में रखिएगा, असंभव यदि कोई घटना दिया गया है तो उसका प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है असंभव घटना के लिए। ठीक है, तो ये था हम लोग का 30 क्वेश्चन सेट्स का मॉडल पेपर का क्वेश्चन, सेट 2 का मॉडल पेपर का। आशा करते हैं यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेट के साथ, अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका लिंक आप वहाँ से ओपन करके भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि ये मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा आपका एग्ज़ाम में 10th बोर्ड में। ठीक है, तो आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं वहाँ से। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।